क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का जो चुनाव आयोग है उससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। प्रीवियसली पूछा गया क्वेश्चन है रिसेंटली 2024 में। तो आर्टिकल नंबर 324 जो है ये रिलेटेड है चुनाव आयोग से, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। इसी के साथ साथ जो आर्टिकल 320 है ये लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित है। संघ या राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है आर्टिकल 322। और आर्टिकल 324 जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, चुनाव का अधीक्षण करता है, निर्देशन और नियंत्रण होता है, ये सभी चुनाव आयोग में निहित है। भारत का जो इलेक्शन कमीशन है इसके मुख्य इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार, और इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, साथ ही डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जो हैं वो भी कमिश्नर हैं। तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किसके उत्पादन में सुधार पर केंद्रित थी। द ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया मेनली फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ा था, तो गेहूं और धान का प्रोडक्शन बढ़ा था। हरित क्रांति जो है वो इंडिया में बेसिकली स्टार्ट हुई थी 1965 से 68 के बीच में। इस क्रांति में कृषि के नए नए तरीकों को अपनाया गया, जिससे जो हमारा खाद्यान्न है उसके उत्पादन में बढ़ोतरी हुई और भारत जो है वो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन सका। इसको तीसरी कृषि क्रांति भी कहा जाता है। इसके दौरान उच्च उपज देने की जो किस्में हैं HYV, उन बीजों का इस्तेमाल किया गया था। इस क्रांति के दौरान जैसे ट्रैक्टर है, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक और उर्वरक जो होते हैं, इन सभी उत्पादों का इस्तेमाल किया गया, जिससे खेती में हमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और बात करें कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो हैं ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें कि दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं, नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है दुनिया में हरित क्रांति का जनक। हरित क्रांति के तहत पारंपरिक बीजों की जगह पर उन्नत किस्म के बीजों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। इसके दौरान कृषि में आधुनिक औद्योगिक प्रणाली को अपनाया गया था। मशीनीकृत कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधाएं, कीटनाशक और जो भी उर्वरक होते हैं उनका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने किस वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ में लेकर के एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। इस सत्याग्रह का आयोजन किया था इन्होंने 1918 में। 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इसी के साथ साथ इस सत्याग्रह को अहमदाबाद मिल हड़ताल के नाम से भी जाना जाता है। इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे बड़ी जो श्रमिक हड़तालें थी उनमें से ये एक था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये सत्याग्रह रखा गया था। इस सत्याग्रह में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल भी की थी। और इस सत्याग्रह के बाद जो मिल मालिक थे उन्होंने मजदूरों को 35% भत्ता देने का ऐलान कर दिया था। अब हम लोग गांधी जी के कुछ इम्पॉर्टेंट आंदोलनों के बारे में, सत्याग्रहों के बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे चंपारण में इनका सत्याग्रह हुआ था 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह जो है आयोजित हुआ था 1918 में, और अहमदाबाद मिल मजदूर जो है ये 1918 में आयोजित हुआ। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। असहयोग आंदोलन चलाया गया 1920 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ। इसी के साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन जो कि अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है, ये 1942 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज नॉट अ फेस्टिवल ऑफ गुजरात। इनमें से कौन सा उत्सव जो है वो गुजरात का महोत्सव नहीं है। तो सनबर्न फेस्टिवल जो है, सनबर्न महोत्सव, ये गुजरात का नहीं है। गुजरात में और भी कई सारे त्यौहार मनाए जाते हैं बड़े उत्साह के साथ में, जैसे होली है, धुलेटी, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, शिवरात्रि, उत्तरायण, नवरात्रि, ये सभी गुजरात में सेलिब्रेट किए जाते हैं। बात करें अगर सनबर्न फेस्टिवल की, तो ये 5 डेज तक सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर आयोजित होता है ये, तो ये गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक फेस्टिवल है ये, EDM, एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है ये। इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2007 में गोवा में, और 2024 में ये फेस्टिवल मनाया गया है 28 से 30 दिसंबर तक। गोवा में इसका आयोजन हुआ है। पहले ये सिर्फ गोवा में आयोजित होता था, लेकिन अब ये पुणे में भी आयोजित किया जाता है। 2009 में CNN ने इसे दुनिया के 10 सबसे अच्छे फेस्टिवल में से एक बताया था। इंटरनेशनल डीजे वगैरह इसमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कई तरीके का मनोरंजन यहाँ पर होता है, भोजन, खरीदारी, ये कई सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं। सनबर्न फेस्टिवल के कुछ और नाम है, जैसे सनबर्न रिलोड, सनबर्न एरिना और सनबर्न कैंपस। इन सभी नामों से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
महासू डांस स्टाइल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो महासू नृत्य शैली जो है ये संबंधित है हिमाचल प्रदेश से। महासू हिमाचल प्रदेश के नाटी लोक नृत्य के रंगीन रूपों में से एक है और इस नृत्य को संभवतः महासू कहा जाता है क्योंकि ये महासू पहाड़ी भाषी क्षेत्र में शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश में महासू पहाड़ी वास्तव में एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है जिसमें 10 लाख से अधिक लोग शामिल होते हैं। शिमला और सोलन में काफ़ी बोली जाती है ये। कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्यों की बात करें तो जैसे कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। असम के कुछ लोक नृत्य हैं जैसे बिहू, बिहू है, बिछुआ है। इसी के साथ साथ खेल गोपाल, तबल चोंगली, कली गोपाल, ये सभी असम से बिलोंग करते हैं। बिहार के कुछ इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य हैं जैसे पावरिया, समा चकवा, विदेशिया, जट जतीन। इस तरीके के जो लोक नृत्य हैं वो बिहार से रिलेटेड हैं। गुजरात के इम्पॉर्टेंट लोक नृत्यों में जैसे गरबा है। गरबा जो है ये गुजरात से बिलोंग करता है। और इसी के साथ साथ डांडिया रास, ज्यूरिन, भवई, तिप्पानी ज्यूरिन जिसे कहते हैं, भवई है, ये सभी गुजरात से रिलेटेड हैं। हरियाणा जो है, हरियाणा के कुछ इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य झूमर है, फाग है, डफ है। और हिमाचल प्रदेश जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश में महाशू और इसके अलावा में और कौन कौन से हो जाएंगे? हिमाचल प्रदेश में झूरा, झाली और धमन, छपेली। छपेली बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हिमाचल प्रदेश का। छपेली ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। नाटी, महाशू, दांगी, ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर में रऊफ, रऊफ बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर का, रऊफ। केरल में कथकली फेमस है। कथकली, कथकली जो है ये कहाँ का है? तो ये केरला का है। इसी के साथ साथ लावड़ी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लावड़ी ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, ठीक है, महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। और इसी के अलावा ओडिशा में ओडिसी है और मुनारी है, साथ में छऊ। छऊ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ का है? ये ओडिशा से बिलोंग करता है। भांगड़ा जो है ये पंजाब में होता है। भांगड़ा कहाँ से रिलेटेड है? पंजाब से रिलेटेड है। और इसी के साथ साथ तमिलनाडु में भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है ये कहाँ से है? ये तमिलनाडु से है। और उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, काजरी, छपेली और जैता, ये भी उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किए जाते हैं। उत्तराखंड के कुछ लोक नृत्य हैं जैसे रासलीला, गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी। इसके साथ साथ सनबर्न हम लोगों ने सुना, गोवा में महोत्सव होता है। इसी के साथ साथ गोवा में होता है रणमाले और फुगड़ी, ठीक है। मध्य प्रदेश के कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि जवारा, मध्य प्रदेश में जवारा, मटकी, ठीक है, मटकी, आड़ा, खड़ा नाच, ये सभी मध्य प्रदेश में होते हैं। और कुछ इम्पॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में बुइया, बुइया जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य। वांचो और पोनंग भी है इसी में। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में पुंगचोलोम, रासलीला, लूशा, लूशा करके लोक नृत्य कहाँ पर किया जाता है? ये मणिपुर में किया जाता है, ठीक है, मणिपुर में। मेघालय का इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य है नोंगक्रेम, नोंगक्रेम, ठीक है, नोंगक्रेम ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी गया है। जीरे में भी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है? ये मेघालय से रिलेटेड है। तो सभी इंपॉर्टेंट लोक नृत्यों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे बढ़ेंगे। कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से असम से संबंधित है? तो असम से संबंधित है बिहू। ओणम जो है केरल से संबंधित है। बैसाखी पंजाब। और इसके अलावा छठ पूजा बिहार से रिलेटेड है। अम्बुबाची मेला जो है असम में लगता है। भारतीय खिलाड़ी पीआर श्रीजेश जो हैं कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये हॉकी खेलते हैं। पीआर श्रीजेश की बात करें तो ये भारत के पूर्व फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं, गोलकीपर और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी की टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं। पीआर श्रीजेश को अपनी पीढ़ी का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर माना जाता है। 4 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इन्होंने लंदन 2012 से लेकर के पेरिस 2024 तक के हर संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इनकी कुछ उपलब्धियों की बात करें तो टोक्यो 2020 में और पेरिस 2024 में ओलंपिक्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 2020 में और 2024 में ओलंपिक्स में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 2020 का जो ओलंपिक है वो टोक्यो में आयोजित हुआ था और इसी के साथ साथ 2024 का जो ओलंपिक है ये आयोजित हुआ था पेरिस में, ठीक है। तो इन दोनों में ही कांस्य पदक मिला था भारतीय हॉकी टीम को।
वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के किस संप्रदाय से है? टू विच सेक्ट ऑफ इंडियन फिलोसफी डिड वेद ऋषि कपिल बिलोंग? तो ये बिलोंग करते हैं सांख्य से। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। देखिए, भारतीय दर्शन जो है इसके मुख्य 6 संप्रदाय हैं। कौन कौन से? पहला सांख्य संप्रदाय, दूसरा है योग, तीसरा है न्याय, चौथा है वैशेषिक, पांचवा है मीमांसा और छठा है वेदांत। ठीक है, तो ये 6 जो हैं भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख संप्रदाय हैं और इन 6 दर्शनों को सनातन दर्शन भी कहा जाता है। सभी आस्तिक दर्शन है, यानी वेदों को सच मानते हैं। तो योग जो है इससे रिलेटेड है पतंजलि, न्याय से रिलेटेड गौतम है, पूर्व मीमांसा से में जैमिनी को जाना जाता है और उत्तर मीमांसा के लिए बादनारायण जाने जाते हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर है सांख्य, क्योंकि वेद ऋषि कपिल जो हैं इनका संबंध भारतीय दर्शन के सांख्य संप्रदाय से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग उपवेद इज रिलेटेड टू द ऋग्वेदा? कौन सा उपवेद जो है ऋग्वेद से संबंधित है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद की बात करें तो ये चिकित्सा शास्त्र से जुड़ा हुआ है, लगभग 5000 साल पुराना है ये, और इसको ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ऋग्वेद और उनके उपवेदों की बात करें तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद जो है ये युद्ध कला से जुड़ा हुआ है, युद्ध से रिलेटेड। इसी के बाद सामवेद जो है इसका उपवेद है गंधर्ववेद, ये संगीत की लय, स्वर, मंत्रों के जाप से जुड़ा हुआ है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है ये स्थापत्य वेद है और भवन निर्माण की कला से ये जुड़ा हुआ है। बात करें अगर कि उपवेद क्या होते हैं तो हिंदू धर्म के जो 4 मुख्य माने गए वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन्हीं से निकली हुई शाखाएं हैं। जो शाखाएं हैं उनको उपवेद कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द वर्धमान महावीर द 24th एंड लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म बोर्न इन 16th सेंचुरी BC? जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर, उनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बिहार में। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व बिहार के कुंडल ग्राम यानी वैशाली में हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 468 ईसा पूर्व पावापुरी राजगीर में। प्रथम तीर्थंकर थे जैन धर्म के ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात करें तो पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण। ये सभी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैन धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसके 2 मुख्य संप्रदाय हैं, एक है श्वेतांबर और एक संप्रदाय दिगंबर का है, दिगंबर। ठीक है, तो 2 मुख्य संप्रदाय हैं जैन धर्म के। जैन धर्म में ये माना गया है कि मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान बनता है। जो जैन धर्म के अनुयायी हैं उनको जिन या जैन कहा जाता है और जैन धर्म का जो पूजा स्थल है उसको जिनालय या फिर मंदिर कहते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? हु एस्टैब्लिश्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। 1916 में मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसकी स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। सर सैयद अहमद खान ने 1875 में ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं इनको महामना के नाम से भी जाना जाता है, ये उपाधि भी इनको दी जाती है महामना की। और इसी के साथ इन्होंने अखिल भारतीय सेवा समिति के नाम से एक स्काउटिंग प्रेरित संगठन भी स्टार्ट किया था। आगे बढ़ेंगे। लाहौर नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? लाहौर डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो ये बिलोंग करता है मेघालय से। लाहौर जो है, लाहौर नृत्य, ये भारत के मेघालय राज्य से जुड़ा हुआ है। देखिए, मेघालय की 3 मेन पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। तो इनमें से जो जैंतिया ट्राइब है इसके द्वारा ये नृत्य किया जाता है।
पारन आदिवासी समुदाय के बीच में बहुत ही फेमस है। चिपिया नृत्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। जयंतिया जनजाति जो है, गारो, खासी और जयंतिया में से जयंतिया जनजाति है, इसके द्वारा किया जाता है। गारो, खासी, जयंतिया के नाम से पहाड़ियाँ भी हैं और जनजातियाँ भी हैं। तो जयंतिया जनजाति के द्वारा बेसिकली ये किया जाता है। और मेघालय के जो पारन आदिवासी हैं उनके बीच में ये नृत्य बहुत ही फेमस है। सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली द्वीप, ये किस नदी पर स्थित है? द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड माजुली इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो ये लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर में। माजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है जो हिमालय के उत्तर में तिब्बत है, उसमें पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी 3 कंट्रीज़ को कवर करती है। कौन कौन से? पहला तो तिब्बत जहाँ से निकलती है, दूसरा यू टर्न लेती हुई अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है इंडिया में, और इसके बाद लास्ट में गिरते टाइम इसका मुहाना बांग्लादेश से होकर के जाता है, तो बांग्लादेश में भी एंटर करती है। तो 3 कंट्री कौन कौन से हो गए? इंडिया, तिब्बत और बांग्लादेश। वहीं पर अगर कावेरी नदी की बात करें तो कावेरी नदी जो है वो पश्चिम घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी रिवर है और ये भी जो है बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। इसी के साथ साथ पश्चिमी घाट की जो नासिक पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर से त्रंबकम से ये निकलती है, और दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा इसको कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन में कि वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा किसको कहते हैं, तो गोदावरी रिवर को कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। ये जो माजुली जिला है, माजुली द्वीप है, इसको असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। मिसिंग जनजाति इसमें बसी हुई है और जोरहाट जिले के उत्तरी भाग में ये स्थित है। असम का जो जोरहाट जिला है उसके नदन पार्ट में स्थित है। 2016 में इसे भारत का ऐसा पहला द्वीप बनाया गया था जिसे जिला बनाया गया है। इसी के साथ साथ ये द्वीप जो है उत्तर में सुभाषिनी रिवर, दक्षिण में ब्रह्मपुत्र रिवर और उत्तर पूर्व में खैरकुटिया द्वीपों से घिरा हुआ है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला इनमें से शिवालिक है। हिमालय को उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, ठीक है, दूसरा है ग्रेट हिमालय और तीसरा है मिडिल हिमालय या फिर लघु हिमालय कहते हैं। फोर्थ में लास्ट में आती है शिवालिक रेंज। तो ये शिवालिक रेंज की बात हो रही है, यानी सबसे बाहरी श्रृंखला, सबसे आउटर साइड की श्रृंखला है शिवालिक रेंज। शिवालिक जो है हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई बनी हुई श्रृंखला भी है। उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में बांटा गया है हिमालय को। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाने वाली जो घाटियां हैं, यानी मिडिल हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं और शिवालिक, इनके बीच में जो घाटियां हैं उनको दून कहा जाता है या फिर द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये सभी इसके बीच में ही बसे हुए हैं। और शिवालिक पर्वत के जो निचले भाग हैं, जैसे ही ये चारों पार्ट एंड होते हैं, ट्रांस, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और लास्ट में शिवालिक, इनके बाद का जो रीजन आता है ये तराई का रीजन होता है। इसमें नदियाँ लगभग विलुप्त हो जाती हैं और दलदली भूमि होती है, ये विलुप्त होकर के यानी ज़मीन के अंदर से बहने लगती हैं, दलदली भूमि होती है। ऊंचाई लगभग 850 से 1200 मीटर है शिवालिक रेंज की। शिवालिक पर्वत के जो निचला भाग है उसको कहा जाता है तराई। सौरमंडल की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम? तो सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने। 1543 ईस्वी में सौरमंडल की खोज हुई थी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की थी और इसी के साथ साथ वास्को ड गामा जो है ये भारत की खोज के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले भारत आए थे ये जो कोपरनिकस हैं, निकोलस कोपरनिकस, इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी और ये बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है, और सूर्य जो है ये ब्रह्मांड का केंद्र है। कोपरनिकस ने सौरमंडल के बारे में अपना जो सिद्धांत है वो 1543 में दिया था। इनके सिद्धांत के पहले पृथ्वी को ही ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था और इस सिद्धांत को भूकेंद्रित मॉडल कहते हैं। ये भूकेंद्रित मॉडल दिया था अलेक्जेंड्रिया में, मिस्र का जो शहर है अलेक्जेंड्रिया, उसमें रहने वाले टॉलेमी ने इस मॉडल को तैयार किया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि अर्थ जो है वो सेंटर पर है और उसके चारों ओर सभी ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। लेकिन कोपरनिकस ने 1543 में ये मॉडल दिया कि जो सन है वो फोकस में है और उसके चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है, सन ही ब्रह्मांड का केंद्र है। भारत के न्याय तंत्र में जो अदालतें हैं उनमें से सबसे ऊपर कौन है, सर्वोच्च कौन है? तो उच्चतम न्यायालय जो होता है वो सर्वोच्च होता है। भारत के न्याय तंत्र में अदालतों का पदानुक्रम शामिल है जिसमें उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है। ये क्रम कुछ इस तरीके से है, सबसे पहले उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में
उच्च न्यायालय है। उसके बाद में राष्ट्रीय कर ट्रिब्यूनल आते हैं, फिर निचली अदालतें आती हैं और लास्ट में आती हैं लोक अदालतें। भारत की जो न्यायपालिका है इसको लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, यानी सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल 124 में लिखा हुआ है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसी के साथ साथ जो भारत की न्यायपालिका है वो ब्रिटिश औपनिवेशिक कानून जो थे उन्हीं पर आधारित है। भारत की न्यायपालिका में ट्रिब्यूनल भी हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं, लोक अदालतें भी शामिल हैं। न्यायपालिका और विधायिका के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो इसकी सुलह राष्ट्रपति कराते हैं। भारत में मुख्यतः 3 तरीके का न्याय दिया जाता है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? तो इंडक्शन का आविष्कार किया है निकोला टेस्ला ने। इंडक्शन मोटर का आविष्कार निकोला टेस्ला ने किया था। थॉमस शेवरी ने भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किया था। और जॉन लॉगी बेयर जो हैं इन्होंने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। फ्रैंक शूमन ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हैं और जो इन्वेंटर हैं उनके। कौन सा ध्वनि तरंगों का एक लक्षण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय जो है ये लक्षण ध्वनि तरंगों का नहीं है। ध्वनि तरंगों में मुख्य गुण होते हैं प्रगामी, यांत्रिक और अनुदैर्ध्य। इसमें विद्युत चुंबकीय गुण नहीं पाया जाता है। ध्वनि तरंगों के फ्रीक्वेंसी परिसर की बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का इनका परिसर होता है। और इसमें आवृत्ति, आयाम, तरंगदैर्ध्य और वेग जैसी विशेषताएं होती हैं। इसी के साथ साथ ध्वनि तरंगे जो हैं वो सॉलिड, लिक्विड्स, गैस और प्लाज्मा इनमें मूव कर सकती हैं। लेकिन जो निर्वात होता है इसमें ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता, यानी ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। एयर में अगर बात करें तो एयर में ध्वनि की जो चाल है वो लगभग 343 मीटर पर सेकेंड होती है। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो ये स्थित है पिट्टी द्वीप में। पिट्टी जिसे पक्षी पिट्टी भी कहते हैं। भारत का जो लक्षद्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर ये स्थित है। एक द्वीप का छोटे आकार का द्वीप है और इस पर कई पक्षी अंडे देने के लिए आते हैं, इसलिए इसको एक पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। रिसेंटली 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू ओशियनिक एक्टिविटी? कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? तो परावर्तन जो है यानी रिफ्लेक्शन, ये ओशियनिक एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। इसके अलावा ओशन में तरंगे होती हैं, ज्वार भाटा आते हैं, करेंट्स होती हैं, ओशन करेंट्स जिन्हें कहा जाता है, ये सभी रिलेटेड हैं ओशियनिक एक्टिविटी से। जबकि परावर्तन जो है ये रिलेटेड नहीं है। परावर्तन तब होता है जब लाइट रे जो है किसी चिकनी सतह से सब टकरा करके उसी एंगल में वापस हो जाती है, तो इसे परावर्तन कहा जाता है। महासागर के जल के सतत एवं निर्देश दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। गतिविधि को परावर्तन संदर्भित नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट टू लिंक द रिवर्स ऑफ इंडिया? तो पहला प्रोजेक्ट है ये केन बेतवा लिंक। केन बेतवा लिंक करने के लिए ये पहली परियोजना थी जिसमें दो नदियों को आपस में जोड़ने का काम रखा गया था। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना यानी एनपीपी के तहत परिकल्पित केन बेतवा लिंक परियोजना है। देश में कार्यान्वित होने वाली नदियों को जोड़ने की ये पहली परियोजना थी। जो नदी जोड़ो परियोजना थी उसमें से एक है केन बेतवा लिंक परियोजना। और ये परियोजना जो बुंदेलखंड में सिंचाई के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए स्टार्ट की गई थी। उत्तर प्रदेश के जो झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा, ये सभी जिलों को इससे फ़ायदा होगा। और 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी इस नहर में बनाई जाएगी, जो नहर बनेगी इनको लिंक करने से। तो इस परियोजना के तहत 221 किलोमीटर की लंबी नहर बनाई जाएगी। इसमें 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी होगी और 77 मीटर ऊंचा बांध भी इसमें बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ इस परियोजना से 103 मेगावाट बिजली और 27 मेगावाट सोलर पावर का भी उत्पादन किया जाएगा। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन 2009। 2009 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी हिम तेंदुआ परियोजना की। ये उन स्टेट्स में चलाया गया था जहां हिम तेंदुए पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे जैसे कि जम्मू कश्मीर है और हिमाचल प्रदेश है, इसी के साथ साथ उत्तराखंड है और सिक्किम। इन सभी में ये परियोजना चलाई गई। सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश में भी चलाई गई थी। तो इन स्टेट्स में ये
परियोजना स्टार्ट की गई। इसी के साथ साथ तेंदुए से रिलेटेड कुछ और परियोजनाएं, साबी सैंड्स तेंदुआ परियोजना भी थी। तो ये सभी हिम तेंदुओं से रिलेटेड परियोजनाएं हैं। इसका लक्ष्य था कि हिमालय और जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसमें वन्य जीव संरक्षण को मजबूत करना। इसी के साथ साथ अगर हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम था इंडिया का, और इसका एम था एंडेंजर टाइगर्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना। 1973 में ये लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस प्रोजेक्ट के तहत बाघों की जो आबादी है उनको बनाए रखने के लिए प्रयास किए गए। बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र जो बनाए गए उनके लिए सरकार से हेल्प ली गई, और इसके कुछ फ़ायदे ये हुए कि बाघों की आबादी में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चलाए गए, और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो वन्यजीव संरक्षण के लिए चलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं? तो डाफला पहाड़ियाँ जो है ये मेघालय में स्थित नहीं है। ये नॉर्थ ईस्ट में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग में स्थित हैं, और मेघालय में ये स्थित नहीं है। मेघालय की मेन पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों पहाड़ियाँ मेघालय की बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं के नाम से मेघालय में ट्राइब्स भी हैं, और ये दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है, इसका कौन सा आंसर सही होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।